हमारा क्लास 11th में हम पढ़ रहे थे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इससे रिलेटेड हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी की कंप्लीट थ्योरी पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल कर चुके हैं और कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल की एक वीडियो भी हम कर चुके हैं। अब एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल की हम दूसरी वीडियो करते हैं। इसमें हम करेंगे 4 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर ऑल एग्जाम्स रिलेटेड विद सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। तो उससे हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल आज का है उसको हम पढ़ते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं। 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 200 ग्राम एंड 500 ग्राम possess velocities 10 I cap meter per second and 3 I cap plus 5 J cap meter per second respectively. The velocity of their center of mass in meter per second. हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले जो हमारे पास गिवन है वो लिख लो। m1 बराबर हमारे पास है 200 ग्राम हो गया, m2 बराबर हमारे पास क्या है 500 ग्राम हो गया। अब देखो जो ये है हमारे पास, ये वेलोसिटी हो गया इस m1 पार्टिकल का, तो वेलोसिटी ऐसे वेक्टर लगा दो। वेलोसिटी v1 वेक्टर लगाने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल v1 भी लिख सकते हो, सॉल्व भी तो करना है हमें ना, सिर्फ सॉल्व करना है, तो v1 लगा दो सिंपल। तो v1 बराबर हो गया 10 I कैप मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हो, यहाँ पे जरूरत भी नहीं है तो लिख सकते हैं ना, तो यूनिट तो दिखानी अच्छी बात है। इसी तरीके से v2 लिख दो 3 I कैप प्लस 5 J कैप। ठीक है, अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो पता नहीं लगेगा ना वो वेक्टर जो है वो किस चीज का वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, इसलिए यूनिट लगानी बहुत जरूरी हो जाती है। अब हमें सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वेक्टर निकालना, तो ध्यान रखना सेंटर ऑफ मास के लिए वेलोसिटी वेक्टर जो कैपिटल V निकलेगा, मान लो ये VCM है, VCM मतलब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वेक्टर, ये इस तरीके से निकलता है। देखो m1 v1 प्लस m2 v2, सिंपल सी बात है। और भी आएंगे तो m3 v3 m4 v4, और नीचे टोटल जो मास होता है उसको हम सम कर देते हैं। तो देखो बहुत आसानी से निकल जाएगा। m1 की वैल्यू रख दो 200, v1 की वैल्यू रख दो 10 I कैप, इसी तरीके से यहाँ पे m2 की वैल्यू रख दो 500 ग्राम, और जो v2 है उसकी वैल्यू रख दो 3 I कैप प्लस 5 J कैप, और अपॉन m1 प्लस m2 कर दो 200 प्लस 500। तो इस तरीके से हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2000 I कैप, और इस तरफ 500 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर I से भी और J से भी, तो हो जाएगा 1500 I कैप होगा, पहले वाला I कैप आएगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 5 5 25 और 2500 J कैप, इस तरीके से निकल के आ जाएगा, अपॉन में 700 हो जाएगा। अब जो I कैप वाले ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 3500 I कैप, और प्लस इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 2500 J कैप अपॉन 700। अब 700 को इसके लिए भी अलग कर दो, इसके लिए भी अलग कर दो, दोनों के लिए अलग अलग कर दो। तो तुम्हारे पास जैसे ही आप अलग अलग करेंगे तो आपको कैसे निकल के आएगा, देखो इस तरफ कर लेते हैं ना, थोड़ा सही कर लेते हैं इसको, इस तरीके से देखो। तो मैंने क्या बोला, ये इस तरीके से अलग अलग कर देंगे। ये 3500 हो गया अपॉन 700 I कैप हो गया, और ये 2500 हो गया, इसके अपॉन में भी 700 आ जाएगा, J कैप हो जाएगा। तो हमारे पास वेलोसिटी जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वेक्टर है, देखो कैसे निकल के आएगा, ये कट गया 7 5 35 हो गया, 5 I कैप हो गया, इधर भी 2 0 से 2 0 कट गए, तो ये 25.7 J कैप। तो ये जो वेलोसिटी है, यानी कि सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी वेक्टर है, कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा। देखो कितना आसान न्यूमेरिकल था, तो ऐसे न्यूमेरिकल आपको आने भी चाहिए करने, कोई बहुत बड़ी बात तो इसमें है नहीं। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4 पार्टिकल ऑफ मास m 2m 3m 4m आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर ऑफ पैरेललोग्राम। ये चारों के चारों क्या हैं, एक पैरेललोग्राम के कॉर्नर पे रखे गए हैं। ठीक है, विद ईच साइड इक्वल टू a, और सबकी जो साइड है वो क्या है, नहीं पैरेललोग्राम की जो सारी साइड है वो a के बराबर दे रखी है। एंड वन ऑफ द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड इज 60 डिग्री, और दो एडजेसेंट साइड के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते रहो। द पैरेललोग्राम लाइज इन द XY प्लेन, और पैरेललोग्राम क्या XY प्लेन में, विद मास m एट द ओरिजिन, और बोलो जो मास m है ना ये ओरिजिन पे, एंड जो 4m है वो x एक्सिस पे है। देखो साफ साफ लिखा है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द अरेंजमेंट विल बी लोकेटेड एज। तो देखो इसको करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक फिगर बना लेते हैं, है ना। देखो पहले हम XY प्लेन बना लेते हैं, ये हो गया y डायरेक्शन, ये हो गया x डायरेक्शन, इस तरीके से, है ना। थोड़ा सा छोटा छोटा चित्र बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। देखो ये सेंटर हो गया इसका, है ना, यहाँ पे, यानी कि इसका ओरिजिन हो गया, तो 0 0 हो गया। बोला इस जीरो वाले पॉइंट पे, इस ओरिजिन पे क्या रखना, स्मॉल m मास का पार्टिकल रख देना, तो यहाँ पे लिख दो स्मॉल m, है ना। और x एक्सिस पे क्या रखना है, 4m मास का पार्टिकल रखना है, तो रख दिया भाई। अब क्या बचा 2m 3m, तो यहाँ पे m है तो 2m कहाँ होगा। अब हमें पैरेललोग्राम बनाना है, तो पैरेललोग्राम किस तरीके से बनता है, देखो थोड़ा सा हम इसको ऐसे तिरछे कर देते लाइन को, और यहाँ पे क्या मान लो, यहाँ पे 2m रखा है ना, m आएगा 2m आएगा, और थोड़ा सा इसको भी ऐसा करो, पैरेलल बनाओ इसके, ऐसे करके तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3m मास का पार्टिकल आ जाएगा। तो देख लो हमारे पास इस तरीके से पैरेललोग्राम बनेगा। जो ओरिजिन पे क्या है, मास m रखा हुआ है, स्मॉल m, और इस x एक्सिस पे 4m रखा हुआ है, उसकी सारी शर्तें पूरी कर रहे हैं हम। XY प्लेन में भी रख दिया हमने, यहाँ पे 2m हो गया और यहाँ पे 3m हो गया। इस तरीके से हमारे पास पैरेललोग्राम बन गया, इसके चारों साइड पे रखे हुए मास भी हमने बना दिए। अब हमें सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए करना क्या होता है कि जो चारों पॉइंट है जहां पे मास रखे हैं उनके हमें कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो इसका कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो गया। देखो इसको आप ओरिजिन को O से रिप्रेजेंट कर लो, चाहे, है ना, O से,
और इसको कर लो ए से रिप्रेजेंट, इसको कर लो बी से रिप्रेजेंट, इस वाले पॉइंट को कर लो सी से रिप्रेजेंट। तो अभी तो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है सिंपल। और दो एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल 60 है, मतलब यहां से यहां तक का जो एंगल है वो क्या है 60 डिग्री है। और भी कुछ दे रखा है, देखो जो हमारे पास गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं ना, है तो देखो सॉल्यूशन करना तो आसान है लेकिन पता होना चाहिए पहले जो गिवन है उसको लिख लो। जो चारों साइड है ओ ए बराबर ए बी बराबर बी सी, चारों साइड बराबर है उसने दे रखी है, और बी सी बराबर सी ओ और बराबर ये तो ए के बराबर है, ठीक है। चारों साइड ये वाली ये वाली ये वाली चारों साइड ए के बराबर है, और दो एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल कितना देगा 60 डिग्री। देखो इस पैरेललोग्राम को मैं दोबारा यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करता हूँ जरा इस तरीके से ना, और जरा इससे हटाते हैं इसे, किससे कोऑर्डिनेट एक्सिस से हटा के जरा सिंपल लिखते हैं। देखो इस तरीके से हो गया, ये वाला एंगल 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो नीचे, इस तरीके से परपेंडिकुलर आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब ये एंगल बन गया, तो यानी कि एंगल के ठीक सामने वाला क्या होता है, ये बेस की तरह काम करेगा। एंगल के ठीक अपोजिट वाला जो होता है देखो ये 90 है, तो परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा, ये किसकी तरह काम करेगा, हाइपोटेनस की तरह काम करना शुरू कर देगा। तो अब हमें क्या करना है, देखो मैं यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में देखो ये तो ए ओ पॉइंट था, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। मैं ये कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। देखो यहाँ परपेंडिकुलर आप यहाँ पे से भी डाल सकते हैं ऐसे ना, इस तरीके से ही, ठीक है। तो ये वाला बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, एक्स वाला कोऑर्डिनेट इतना, फिर वाई वाला कोऑर्डिनेट ये वाली डिस्टेंस भी चाहिए। एक्स वाला कोऑर्डिनेट इस वाली डिस्टेंस से निकल जाएगा, इस बेस को जैसे कैलकुलेट कर दोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट निकल जाएगा इसी पॉइंट के लिए। अब जैसे आप इस हाइट को कैलकुलेट कर दोगे, इस वाली हाइट को कैलकुलेट कर दोगे, तो ये देखो इधर से वाई वाला पॉइंट भी निकल जाएगा, वाई वाला कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा इस सी वाले पॉइंट के लिए। तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यानी कि इस बेस को निकालने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाता हूँ cos 60। तो cos 60 का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, सीधी सी बात है। cos 60 की वैल्यू 1/2 रख दो, बेस देखो ये बेस यहां से यहां तक है, तो इस बेस को b लिख दो सिंपल, है ना। और अपॉन h, हाइपोटेन्यूज कितना है, देखो हाइपोटेन्यूज OC है, और OC बराबर कितना है, देखो यहाँ पे हमारे पास OC है, CO बराबर a है, तो a रख दो। तो बेस जो है वो निकल के आ गया a/2, यानी कि जो c वाला पॉइंट है, इस c पॉइंट के लिए जो कोऑर्डिनेट हम निकाल लें, उस c पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए x वाला जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा c वाले पॉइंट पे, वो आ जाएगा a/2, ठीक है। यानी कि इस c के ब्रैकेट में लिख दो यहाँ पे a/2 कॉमा करके। अब इसका y कोऑर्डिनेट निकालो, तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस परपेंडिकुलर को निकालना पड़ेगा। तो इस परपेंडिकुलर को निकालने के लिए हम क्या लगा देंगे, sin 60 लगा दो अब की बार। तो sin 60 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और sin 60 की वैल्यू √3/2 पुट करो। परपेंडिकुलर हमें कैलकुलेट करना है, हाइपोटेन्यूज a दे रखा है, यानी कि ये a है, देखो साइड है पैरेललोग्राम की, तो p बराबर परपेंडिकुलर आ जाएगा आपके पास √3 और a इसके साथ मल्टीप्लाई में अपॉन 2, यानी कि यहाँ पे जो इसका y कोऑर्डिनेट आ गया √3a/2 आ गया। अब मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमें खिचड़ी पक जाएगी ना ज्यादा, तो √3a/2 चलो लिख दिया, है ना। तो c का कोऑर्डिनेट भी निकल गया a/2 और √3a/2। इसी तरीके से अगर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, देखो अब क्या होगा, जैसे आप इस लाइन को आगे बढ़ेंगे, ये देखो ये वाला एंगल तो 60 है ना पैरेललोग्राम में, तो ये वाला एंगल भी अपने आप 60 निकल के आएगा। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इसको करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ठीक है। तो ये 60 तो ये भी 60। देखो करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, एक बार आपको याद दिलाता हूँ। दो पैरेलल लाइन है, मान लो इसके ऊपर एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही, तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, और ये आपस में बराबर भी निकल के आ जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल 60 और ये वाला एंगल क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बनाए मैंने, इस तरीके से बनाए मैंने, देख लो वहां पर भी आपको इसी तरीके से करस्पॉन्डिंग एंगल को फाइंड आउट करना है। तो वहां पे भी आप जैसे देखो, इसको सबसे पहले आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट का, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है यहां से लेके पूरी यहां तक की डिस्टेंस। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, देखो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये तो a है क्योंकि ये पैरेललोग्राम की एक साइड है। देखो यहां से यहां तक क्या है, पैरेललोग्राम की एक साइड, यहां से यहां तक o से a तक क्या है, पैरेललोग्राम की एक साइड है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो a है ना। और अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी निकल के आएगी, a/2 निकल के आएगी। जैसे यहाँ पे निकाली ना हमने, जैसे हमने यहाँ पे बेस निकाला, ये बेस जैसे a/2 आया, उसी तरीके से यहां तक की डिस्टेंस भी क्या निकल के आ जाएगी, आपकी a/2 ही निकल के आएगी। तो यहां से यहां तक a हो गया, यहां से यहां तक a/2 हो गया। तो आप इस b पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कैसे निकालेंगे, देखो x कोऑर्डिनेट को कैसे निकालेंगे, a तो है ही, अब प्लस a/2 कर दोगे तो ये हो जाएगा 3a/2, यानी कि ये तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकल रहा, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट निकल गया, क्या निकल गया हमारे पास 3a/2, कॉमा लगा हुआ। अब y कोऑर्डिनेट निकालो, तो y कोऑर्डिनेट तो देखो जितना हाइट यहाँ पे उतनी हाइट यहाँ पे भी है, तो y कोऑर्डिनेट तो उतना ही होगा जितना हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, 3a/2 एंड √3a/2। तो चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप निकाल चुके हो। तो चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल गए तो सेंटर ऑफ मास निकालना भी आसान हो जाता है। अब सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सबसे पहले देखो कोऑर्डिनेट लिखो। देखो ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो कोऑर्डिनेट लिखना जरूरी है। 0 0 हमारे पास दे रखा, कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं ना, कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो हमारा सारे आंसर आ जाएंगे। मैंने बोला कोऑर्डिनेट लिख दो, ओ पॉइंट का 0 0 हो गया। इस तरीके से ए पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट लिख दो, वो कितना निकल गया, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, देखो a, 0, सीधी सी बात है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस a है, एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट रख देंगे, वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट 0। इस तरीके से बी पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट निकाल चुके हो, ये निकल के आया अभी 3a
2 एंड √3a/2। इस तरीके से आप सी पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट निकालेंगे जो हमारे पास निकल के आया a/2 √3a/2। तो इस तरीके से पहले कोऑर्डिनेट निकालने जरूरी होते हैं जब भी हम सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करते हैं। तो चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास निकल के आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो सेंटर ऑफ मास निकालना कोई बहुत बड़ी बात है, तो इजीली निकल जाएगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं सेंटर ऑफ मास का। कैसे निकलेगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 और प्लस m4 x4, क्योंकि चार यहाँ पे मास हैं, और अपॉन में कर दो सारे मास ऐड, m1 m2 m3 और m4 इस तरीके से। अब सारी वैल्यू एक एक करके कैलकुलेट कर रखो। m1 की जगह क्या है, m है, और जो हमारे पास m1 का मतलब क्या है, जो ओरिजिन पे रखा हुआ पार्टिकल था ना। देखो उस फिगर को मैं दोबारा नहीं दिखा रहा हूँ, तो उस फिगर को खाली आपको ध्यान रखना है। जो मैंने चारों कोऑर्डिनेट निकाले थे, पहला वाला कोऑर्डिनेट निकाला मैंने 0 0, वो इसके लिए है, मतलब x1 वाले पार्टिकल के लिए। दूसरा वाला कोऑर्डिनेट हमने क्या निकाला था, नहीं, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट क्या था, सी पॉइंट पे था, क्योंकि पहले तो हमने ओ पॉइंट पे क्या करा, देखो इस फिगर को चाहे आप दोबारा देख लो, तो हमने ओ पॉइंट पे क्या करा था, मास m रखा, यहाँ पे 2m रखा, यहाँ पे 3m रखा, यहाँ पे 4m रखा ना, ऐसे करके हमने मास रखे। तो इसी तरीके से कोऑर्डिनेट भी लिखने, पहले इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएंगे। m2 वाला इसको मान लो जो 2m है, m3 इसको मान लो जो 3m है, m4 इसको मान लो जो 4m है। तो तब जाके इस न्यूमेरिकल को हम आगे को सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, देखो मैंने बोला इस वाले पॉइंट, ये 2 वाले पार्टिकल के लिए हमारे पास जो वो निकल के आएंगे कोऑर्डिनेट, वो क्या निकल के आएंगे, जो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे, a/2 हो जाएगा, √3a/2 हो जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई के कोऑर्डिनेट दोनों हो गए। 3 वाले पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट क्या निकल के आए थे, वो था 3a/2 और √3a/2। इस तरीके से लास्ट वाला पॉइंट जो m4 था उसके कोऑर्डिनेट आए थे a,0। अब इसी को पुट करना, देखो m1 की जगह m रखा, x1 की जगह 0 रखा, 0 हो गया, प्लस m2 की जगह 2m रखा, x2 की जगह ये रख दिया, देखो a/2 ये। अब m3 की जगह क्या रखा आपने, 3m था, और x3 की जगह क्या है, 3a/2 मल्टीप्लाई यहाँ पे, ठीक है। और m4 की जगह 4m है, और यहाँ पे a की जगह a आ जाएगा, यानी कि x कोऑर्डिनेट की जगह, और यहाँ पे सारे ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m इस तरीके से। तो ये तो सिंपल सी बात है, अब तो आंसर आ जाएगा। इस 2 से 2 कैंसिल हुआ, देखो ये हो जाएगा ma, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 9ma/2, 9ma/2, और यहाँ पे हो जाएगा 4ma, और ये अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 4 3 7 और 2 9 और एक 10m आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, तो 4 2 8, इधर 2 1 2, तो 4 और 2 6 और 9 कितने हो गए, 15, ठीक है। 4 2 सॉरी क्या बोला, 2 4 8 हो गया, 8 और 1 कितना हो गया, ये 9 हो गया, 8 और 2, देखो हाँ एलसीएम ले लो, सिंपल सी बात है, इस तरीके से कर लो, नहीं आता समझ में तो 2ma हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, बीच में 9ma ऐसे ही रहेगा, 2 4 के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8ma हो जाएगा, और अपॉन में देखो 2 भी है, तो 2 भी ऐसे रहेगा, ठीक है। और मेन अपॉन लगा दिया, फिर मेन अपॉन में क्या है, 10m हमारे पास है। तो ये हो गया 8 और 9 17 और 2 क्या हो गया 19, है ना। तो 19ma/20m हो जाएगा, क्योंकि ये 2 भी नीचे आ जाएगा, इस m से m कैंसिल हुआ, तो हमारे पास आ गया 19/20a। तो इस तरीके से हम क्या निकाल चुके हैं, एक्स कोऑर्डिनेट निकाल चुके हैं इसका, किसका, जिस तरह किसका एक्स कोऑर्डिनेट निकाल चुके हैं हम, इस जो हमारे पास पैरेललोग्राम था इसके लिए सेंटर ऑफ मास के लिए एक्स कोऑर्डिनेट आप निकाल चुके हैं। अब वाई कोऑर्डिनेट आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। y बराबर हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2, और इसको m4 y4 तक करोगे पूरा, और नीचे टोटल मास सम कर दोगे, जैसे फॉर्मूला यह है। बस यहाँ x1 की जगह y1 y2 y3 और y4 इस तरीके से रख रहा है, बाकी पूरा फॉर्मूला ये लगाना है। अब y कोऑर्डिनेट भी आपका आसानी से निकल के आ जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट कितना निकल के आएगा, देखो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने क्या बोला, y कोऑर्डिनेट भी जब आप सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, √3/4a, इस तरीके से y कोऑर्डिनेट भी निकल के आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास लिख देंगे इसका, आप इस जो भी पैरेललोग्राम है इसका सेंटर ऑफ मास को इस तरीके से डिफाइन करेंगे। देखो पहले तो आया 19/20a और कॉमा करके √3/4a, तो इस तरीके से सेंटर ऑफ मास निकल गया। और जो हमारे पास 4 ऑप्शन है, उस 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा 0.95a और कॉमा √3/4a, इस तरीके से इसका सेंटर ऑफ मास निकल के आ जाएगा पैरेललोग्राम का। तो देखो ये न्यूमेरिकल था, अच्छा न्यूमेरिकल है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वही फाइंड आउट करने पड़ते हैं, तभी जाके सेंटर ऑफ मास भी निकल के आता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 2 पार्टिकल्स ए एंड बी इनिशियली एट रेस्ट मूव टुवर्ड्स ईच अदर। 2 पार्टिकल ए एंड बी इनिशियली रेस्ट पे हैं अंडर द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। एट द इंस्टेंट व्हेन द स्पीड ऑफ ए इज v एंड द स्पीड ऑफ b इज 2v, द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। देखो इसका सॉल्यूशन भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आसानी से इसका सॉल्यूशन भी हम निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ मास का क्या निकालना है, पे स्पीड निकालना है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है। उसको निकालने के लिए पहले थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सारी वैल्यू रखनी पड़ेंगी। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो इनिशियली जो दोनों है ना, ए और बी दोनों के दोनों रेस्ट पे हैं, यानी कि ऐसा मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम VAI करके ऐसे दिखा दो, VAI 0, यानी ए का इनिशियल वेलोसिटी 0 है और बी का भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन जो ए का फाइनल वेलोसिटी है वो v है और
बी का जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना है 2v है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, इनके वेलोसिटी लिख दी हमने, इनिशियल वेलोसिटी लिख दी, फाइनल वेलोसिटी लिख दी। कंसीडर कर लो जो हमारे पास पार्टिकल ए वाला पार्टिकल है उसका मास एम ए कंसिडर कर लो, या फिर m1 कंसिडर कर लो। चलो अब बी वाला जो पार्टिकल है उसका मास कंसिडर कर लो m2। अब देखो ये जो पार्टिकल जो है रेस्ट से स्टार्ट हुए, रेस्ट से क्या हुआ, ये स्टार्ट हुए और एक दूसरे की तरफ चलना ये स्टार्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे हम लगा सकते हैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे लिखो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास मास गिवन नहीं है। ध्यान रखना मास को कैलकुलेट करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना जरूरी है यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किस तरीके से निकलेगा, देखो इसका फॉर्मूला देखो, सीधी सी बात है। पहले हम लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम लिख दो और इक्वल टू लिख दो फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम तो देखो जीरो है क्योंकि वेलोसिटी जीरो है इनिशियल, तो इनिशियल मोमेंटम भी जीरो होगा। फाइनल मोमेंटम कैसे निकालोगे, देखो m1 और m1 की वेलोसिटी v1 प्लस m2 और m2 की वेलोसिटी v2, लेकिन v2 की जगह आपको थोड़ा सा माइनस v2 लिखना पड़ेगा। भाई इतना ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि v1 एंड दोनों जो पार्टिकल हैं वो अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ को आ रहे हैं, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा निकल के आ जाएगा m1 v1 बराबर m2 v2, ऐसे निकल जाएगा। अब m1 और v1 की जगह v रख दो और m2 v2 की जगह आपकी बात 2v रख दो। देखो इस v से v कैंसिल हुआ तो m1 बराबर निकल के आ गया 2m2। तो एक रिलेशन निकाल दिया हमने m1 और m2 के बीच में, ताकि हम जो है सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट जब करें तो आसानी से सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट हो जाए। अब सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना कितना आसान है, देखो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास कह रहा हूं मैं, हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी क्या निकालना है, देखो स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें निकालनी है, वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना हमें। तो m1 v1 प्लस m2 v2 और अप टू जितने भी आएंगे अपॉन m1 प्लस m2, सीधी सी बात है। अब m1 तो क्या है, देखो m1 की जगह m1 ही रख दो, v1 की जगह v रख दो, जो v तो दे ही रखा है, और m2 की जगह आप क्या कर दो, m2 की जगह आप रख दो, हमारे पास कितना निकाला m2 की जगह हमने, m2 को m2 ही रहने दो अभी, ठीक है, और v2 की जगह 2v रख दो सिंपल, ठीक है। इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब इतना है, देखो दोनों वेलोसिटी अपोजिट हैं, तो अब यहाँ पे तुम एक में माइनस भी लेके चल सकते हो, और माइनस लेके आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चलना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका जो आंसर है वो करेक्ट निकल के आएगा। इस चीज को तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि माइनस लेके तो आपको यहाँ पे चलना ही पड़ेगा। तो एक माइनस यहाँ पे रख दो, है ना, एक वेलोसिटी प्लस की है, दूसरी वेलोसिटी माइनस की है, तो इस तरीके से इसको यहाँ पे लेके चल सकते हैं। या फिर देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे आप ये यहाँ पे माइनस मत रखो, इसकी जगह v2 की जगह, सीधी सी बात है। तो जब m1 बराबर निकल के आ जाएगा -2m2 निकल के आ जाएगा। जब आप, मैंने क्या बोला, जब आप यहाँ पे माइनस नहीं रखेंगे तो इस तरीके से ये m1 बराबर -2m2 निकल के आ जाएगा। तो इसको ऐसे 2v रहने दो, ठीक है। जब यहाँ पे तुम वेलोसिटी की जगह नहीं रख रहे हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, देखो जब यहाँ पे वेलोसिटी का साइन ही नहीं रखोगे तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस अपने आप आ जाएगा, m1 बराबर -2m2 अपने आप निकल के आ जाएगा। माइनस साइन रखोगे तो भी वही बात है, नहीं रखोगे, जब माइनस साइन यहाँ पे रखोगे वेलोसिटी की जगह तो यहाँ पे भी रखना, जब यहाँ पे नहीं रखोगे तो यहाँ पे भी मत रखना, लेकिन वेलोसिटी के साथ माइनस साइन लगाओगे तो अच्छा ही है। लेकिन फिर भी देखो हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं, m1 प्लस m2, m1 की जगह क्या रखना है -2m2, m1 की जगह क्या रखना है, मैंने क्या बोला -2m2, तो -2m2 और ये v ऐसे ही रहेगा, और ये देखो यहाँ पे क्या आ गया 2m2v और अपॉन में कुछ भी हो चाहे, देखो ये तो कट के जीरो आ गया, तो जो हमारे पास स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो जीरो निकल के यहाँ पे आ जाएगी। इस तरीके से देख लो हमने क्या करा, हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई करा, उसके हिसाब से हमने मास के बीच में रिलेशन निकाला, मास के बीच में रिलेशन निकाल के डायरेक्ट हमने पुट कर दिया। मैंने बोला देखो ध्यान से समझो, ये तो वेलोसिटी को माइनस रख देना, और वेलोसिटी को माइनस नहीं रखोगे तो अपने आप माइनस आएगा, और माइनस के बाद वो अपने आप कट जाएगा। जब वेलोसिटी यहाँ पे एक वाली माइनस रखोगे तो नीचे भी फॉर्मूले में भी एक वेलोसिटी को माइनस रखना। माइनस इसलिए रखना है क्योंकि दोनों जो पार्टिकल हैं ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस रखा है। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज का लास्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स हैविंग मासेस m1 एंड m2। If the particle m1 is pushed towards the center of mass of the particle through a distance d करना है ना, यहाँ पे through a distance d था तब था कॉमा ऐसे करके, है ना, by what a distance, ठीक है, by, अच्छा देखो क्या बोला है, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल। हमारे पास दो पार्टिकल का एक सिस्टम है, मैं कंसीडर कर रहा हूँ। चलो एक पार्टिकल को यहाँ पे मान लो, इस पार्टिकल का मास है m1, एक पार्टिकल यहाँ पे मान लो, इसका मास मान लो क्या है m2 है, ठीक हो गई बात। अब उसने क्या बोला, m1 इज पुश टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल थ्रू अ डिस्टेंस d। m1 को थोड़ा सा यहाँ पे से थोड़ा सा इधर लिया जाता है। चलो दूसरा फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है, पहले तो यहाँ पे था m1, है ना, पहले a और b पे थे m1 m2, अब a और b तो यहीं पे रह गया, लेकिन m1 यहाँ पे आ गया। m1 कहाँ पे आ गया, इस वाले पॉइंट पे आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक जो है उसने डिस्प्लेसमेंट कवर करी है d, ध्यान रखना d डिस्टेंस कवर करके आ गया। टोटल डिस्टेंस भी मान लो, इसके बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी मान लो, r मान लो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बच जाती है, अब इस पॉइंट को p मान लो चाहे, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बन जाती है r माइनस डी, ठीक हो गई बात। और m2 मास यहाँ पे, ठीक है।
अब वो बोल रहा जैसे ही हमने m1 मास को d डिस्टेंस इधर ले गए सेंटर ऑफ मास की तरह, आपको पता है ए बी के बीच में होगा कहीं सेंटर ऑफ मास, ए बी जो लाइन है इनके बीच m1 और m2 के बीच में ही कहीं पे सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा जनरली। तो जैसे ही हमने क्या करा, इस m1 मास को हम थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास की तरफ d डिस्टेंस ले गए, तो हमें ये प्रूफ, हमें क्या निकालना है, देखो बाय व्हाट डिस्टेंस वुड बी द पार्टिकल ऑफ द मास m2 मूव। बोला ये जो पार्टिकल m2 है ये कितने डिस्टेंस मूव करेगा सो एज टू कीप द सेंटर ऑफ मास एट द ओरिजिनल पोजीशन, उस जो सेंटर ऑफ मास है ताकि ओरिजिनल पोजीशन पे ही बना रहे। हमने क्या करा, बोला हमारे पास एक m1 m2 दो हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है, पार्टिकल का एक सिस्टम है, ठीक है एक, तो उसने बोला उसका सेंटर ऑफ मास है कुछ, तो सीधी सी बात है पहले हम इसका जरा सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं जरा है। तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए मान लो जो m1 वाला जो पार्टिकल है ना ओरिजिन पे रखा है, तो इसका जो आपका पॉइंट निकल के आएगा वो 0 0 निकल के आ जाएगा ना। मान लो ये ओरिजिन पे रखा है m1 और ये जो b है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है, तो ये b वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे r, 0। तो इस वाले सिस्टम के लिए इनिशियली जो सिस्टम है इसके लिए सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल देंगे आप, क्या होता है, देखो m1 होता है, r1 होता है, m2 होता है, r2 होता है, m1 प्लस m2 होता है, सीधी सी बात है। अब m1 को m1 ही रहने दो और r1 देखो, r1 तो इनिशियली यहाँ पे 0 है, r1 बोलो x1 बोलो, ठीक है ना। r1 का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर, है ना, कि किसका पोजीशन वेक्टर, m1 जिसका मास है उसका पोजीशन वेक्टर r1। तो r1 तो देखो इनिशियली 0 है क्योंकि ओरिजिन पे रखा है मास, तो ये वाला 0 हो गया। प्लस m2 कैसे रहने दो, r2 देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देख लो, r है तो r रख दो, सिंपल सी बात है, अपॉन m1 प्लस m2 ऐसे लिख दो, m1 प्लस m2। तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास जो ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे आएगा, वो आएगा m2 r बाय m1 प्लस m2 पे। यह है ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास, यानी कि जब दोनों पार्टिकल एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखें इस तरीके से। अब पार्टिकल जो हमारे पास है फर्स्ट पार्टिकल, उसको हमने d डिस्टेंस इस तरफ को मूवमेंट करा दिया, तो d डिस्टेंस उसी तरफ को मूवमेंट कराया है, तो उसने बोला कि इस पार्टिकल को d डिस्टेंस हम जैसे मूवमेंट करा देते हैं, तो वो बोल रहा है कि जो m2 जो वाला पार्टिकल है वो कितनी डिस्टेंस मूवमेंट कर जाएगा। जैसे ही हम m1 वाले पार्टिकल को d डिस्टेंस मूव कराते हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास, तब वो पूछ रहा है कि m2 वाला जो पार्टिकल है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ताकि जो सेंटर ऑफ मास है ओरिजिनल पोजीशन पे ही बना रहे। देखो यहां से पढ़ते हैं, इफ द पार्टिकल ऑफ मास m1 इज पुश्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल थ्रू अ डिस्टेंस d, बाय व्हाट डिस्टेंस वुड बी द पार्टिकल ऑफ मास m2 मूव। बोला जो पार्टिकल है जो जिसका मास m2 है वो कितने डिस्टेंस मूव करेगा सो एज टू कीप द सेंटर ऑफ मास एट द ओरिजिनल पोजीशन, ताकि सेंटर ऑफ मास क्या हो, ओरिजिनल पोजीशन पे ही बना रहे। अब देखो इस p वाला जो पार्टिकल हमारा, अभी पार्टिकल तो m1 वाला यहाँ पे आ गया, तो इसका कोऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए। तो इसका कोऑर्डिनेट तो देखो x कोऑर्डिनेट तो 0 है, सीधी सी बात है क्योंकि x पे तो मूवमेंट ही कर रहा है, तो x कोऑर्डिनेट 0 हो गया। तो दोनों कोऑर्डिनेट देखो, अब देखो कितने डिस्टेंस, सॉरी मैंने क्या बोला, x पे मूवमेंट कर रहा है, कितने डिस्टेंस मूवमेंट करी उसने, d डिस्टेंस, और ये वाला पॉइंट ओरिजिन की तरह हमने कंसीडर कर रहा है, तो कितने डिस्टेंस कवर होगी d। तो यहाँ पे जो p वाला पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट आएगा d, 0 आएगा क्योंकि वो x डायरेक्शन में d डिस्टेंस चला गया, तो p वाला जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा d, 0। ठीक होगी बात। अब मान लो जो m2 जो हमारे पास पार्टिकल है, m2 पार्टिकल क्या है, m2 पार्टिकल इनिशियली कहां पे, b पे है। अब इस m2 पार्टिकल का जो है हमें पोजीशन वेक्टर पता करना है, लेकिन m2 पार्टिकल अब b पे नहीं है। जैसे हमने इसको यहाँ पे इस तरह को मूवमेंट कराया m1 मास वाले पार्टिकल को, तो m2 मास वाला जो पार्टिकल है वो भी मूवमेंट करेगा। क्यों मूवमेंट करेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को हमें वहीं पे रखना है जहां पे ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास है। अब देखो हम इस b जो हमारे पास m2 जो पार्टिकल है, अब वो b पे तो रहेगा नहीं, मैंने बोल दिया, तो इसका जो हमारे पास वो कोऑर्डिनेट है, तो इसका कोऑर्डिनेट को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर दो। देखो पहले तो r था ना, अब r में कुछ ऐड कर दो और इंटू क्या कर दो, कॉमा में 0, यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट जो है उसे r प्लस एक्स मान लो, क्योंकि पहले तो r तो पहले ही था। अब मान लो कि उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो r प्लस एक्स हो गया। अब इस केस में सेंटर ऑफ मास निकालो, जब कब निकालना सेंटर ऑफ मास, जब m1 का ये कोऑर्डिनेट ये हो गया और जो यह है m2 का कोऑर्डिनेट ये हो गया। तो सेंटर ऑफ मास इस केस में, सेकंड केस में, जो केस सेकंड हमारे पास है उसमें जब मूवमेंट कर जाते हैं m1 और m2, उस केस में सेंटर ऑफ मास निकालो जरा। तो सेंटर ऑफ मास कैसा आएगा, m1 इंटू r1, और r1 बराबर क्या है, देखो d है, ध्यान से देखो, प्लस m2 इंटू r2 की जगह यहाँ पे r प्लस एक्स ले लो इस तरीके से, और अपॉन में m1 प्लस m2 कर दो, सिंपल सी बात है। अब उसने क्या बोला था कि जब मूवमेंट तो कर रहे हैं m1 और m2 पार्टिकल, लेकिन इनका सेंटर ऑफ मास वहीं रहना चाहिए, तो सेंटर ऑफ मास की जगह जो हमारे इक्वेशन आई उसको यहीं पुट कर दो वापस, तो हो जाएगा m2r बाय m1 प्लस m2 और इक्वल टू में बच जाएगा ये m1d प्लस m2 और ब्रैकेट में r प्लस एक्स कर दो, और ये हो जाएगा m1 प्लस m2। तो देखो ये m1 प्लस m2 से और ये m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा वो m2r बराबर m1d और प्लस m2r और प्लस m2x, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर दिया। देखो m2r से m2r जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो हमारे पास बचेगा m1d बराबर माइनस m2x। हमें क्या निकालना है, x निकालना है ना, हमें बताना है कि कितने डिस्टेंस को कवर कर गया। तो मान लो हमने क्या मान के चले, हम जो हमारे पास m2 पार्टिकल था वो x डिस्टेंस कवर कर गया, इसलिए हमने उसके पोजीशन वेक्टर में उसके कोऑर्डिनेट में r के साथ उसे प्लस कर दिया। तो x बराबर क्या निकल के आ गया, यहाँ पे x बराबर आ गया आपके पास माइनस m1 अपॉन m2
इंटू डी। माइनस का मतलब क्या है, देखो जो हमारे पास मास वाला जो M2 पार्टिकल है वो लेफ्ट की तरफ को आया है, यानी कि उसका मूवमेंट जो है वो इस तरफ को हुआ है। समझ में आ गई बात? तो माइनस सिर्फ इसलिए आया है कि जो हमारे पास M2 पार्टिकल है उसको लेफ्ट की तरफ लाना पड़ेगा इतने डिस्टेंस। जैसे हमने M1 पार्टिकल को हम डी डिस्टेंस किस तरफ ले गए, राइट की तरफ को ले गए, इसी तरीके से M2 पार्टिकल को लेफ्ट की तरफ इतने डिस्टेंस लाना पड़ेगा, और जैसे इतने डिस्टेंस उसको हम ले आएंगे तो सेंटर ऑफ मास उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ही रह जाएगा, यानी कि जहां पे उसका सेंटर ऑफ मास पहले से ही था। तो ये इस तरीके का न्यूमेरिकल था। तो 4 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमने देखे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं चारों के चार। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि हमने कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे कैसे लगाया, और इन चारों न्यूमेरिकल क्या है सारे एग्जाम के लिए आपके बहुत ये काम आएंगे, इनमें क्या है बहुत कॉन्सेप्ट है। थैंक यू।